इतिहास अजीब संयोगों और आकस्मिक पलों से भरा हुआ है। कभी कभी ये सिर्फ अजीब कहानियां होती है, जबकि कुछ पल ऐसे होते हैं जो किस्मत से दुनिया को बदल देते हैं। नंबर 10, गुलाबों का युद्ध। एक जटिल समय था जहां हर लड़ाई पूरे युद्ध की दिशा बदल सकती थी। बॉर्मर क्रॉस की लड़ाई युद्ध के दौरान सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक थी और इसी के कारण एडवर्ड ऑफ मार्च को इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया। लेकिन उसकी जीत शायद एक संयोगवश खगोलीय घटना के बिना नहीं हो पाती। बॉर्मर क्रॉस की लड़ाई से 2 महीने से भी कम समय पहले रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क अपने दूसरे बेटे एडमंड के साथ युद्ध में मारे गए थे। युद्ध मुख्य रूप से यॉर्क के ड्यूक और राजा हेनरी षष्ठम के बीच सत्ता संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था। राजा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। जब वह शासन करने के लिए बहुत बीमार हो गए तो ड्यूक को आगे आना पड़ा। जब वो फिर से स्वस्थ हो गए तो राजा को ड्यूक से नियंत्रण वापस लेना पड़ा, जो आसान नहीं था। हालांकि रिचर्ड अब जीवित नहीं थे। युद्ध जारी रहा और उनके सबसे बड़े बेटे एडवर्ड ने सिंहासन पर अपना दावा ठोक दिया। 1461 के फरवरी की शुरुआत में एडवर्ड ने वेल्स की सीमा के पास हेरफोर्डशायर में एक युद्ध के लिए सैनिकों को इकट्ठा किया। एडवर्ड सीधे राजा का सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके सबसे करीबी सहयोगियों का कर रहे थे। इसमें ओवन ट्यूडर, जो राजा के सौतेले बेटे थे, और जैस्पर ट्यूडर, जो राजा के सौतेले भाई थे, शामिल थे। प्रत्येक पक्ष की सटीक संख्या पर विद्वानों के बीच अभी भी बहस होती है। रिकॉर्ड्स के अनुसार प्रत्येक पक्ष के पास 2000 से 3000 लोग थे, लेकिन यह भी कहा गया है कि लड़ाई में 4000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये संकेत देता है कि सेनाएं इससे कहीं अधिक बड़ी रही होंगी। युद्ध के एक दिन पहले धन्य कुंवारी मरियम के शुद्धिकरण का पर्व था, जो धार्मिक कैलेंडर में एक अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण घटना थी। उस दिन एडवर्ड के सैनिकों ने आकाश में 3 सूरज देखे। वे सभी एक दूसरे से अलग और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। शुरुआत में इसे एक बुरा संकेत माना गया और कुछ लोग डरने लगे कि युद्ध उनके पक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन एडवर्ड ने इसे एक आश्वासन माना। उसने दावा किया कि 3 सूरज पवित्र त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये युद्ध के लिए एक आशीर्वाद है। इस अजीब दृश्य ने मनोबल बढ़ा दिया और एडवर्ड की सेना विजयी रही। आज हम जानते हैं कि वे 3 सूरज सनडॉग्स या परहेलिया नामक घटना थे। ये बर्फ के क्रिस्टल और ऊंचे बादलों द्वारा सूरज की रोशनी के अपवर्तन के कारण होता है। एडवर्ड की जीत का पूरा श्रेय सिर्फ संयोगवश हुए परहेलिया से मिले मनोबल को नहीं दिया जा सकता। संभावना है कि उसके पास दोनों में से बेहतर सेना थी। युद्ध रणनीतियों का कोई भी विवरण सदियों तक नहीं बचा है, इसलिए यह निश्चित रूप से कहना असंभव है कि जीत का असली कारण क्या था। नंबर 9, 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में चीन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रगति की। एक अजीब संयोग में उन प्रगतियों में सबसे आगे रहने वाले तीनों पुरुषों का नाम एक ही था। चांद नाम के उन 3 पुरुषों को 3 चांद कहा जाता है, जो 20वीं सदी की शुरुआत में पैदा हुए थे और जिन्होंने वैज्ञानिक नवाचार को आगे बढ़ाया। तीनों का उपनाम चांद था, लेकिन वे करीबी परिवार के सदस्य नहीं थे। चांद नाम चीन में बहुत असामान्य नहीं है, लेकिन ये बहुत आम भी नहीं है। 5 राजवंश और 10 राज्यों की अवधि के दौरान चान वुई राज्य में शासक परिवार थे। जब चीन के पुनः एकीकरण के दौरान वुई गिर गया तो चान शासक ने चीन के लिए सही काम करने की शपथ ली। वह संदेश तब से परिवार के आदर्श वाक्य में जीवित है और कई चान परिवार के सदस्य देश के लिए सबसे अच्छा करने के लिए खुद को समर्पित करते रहे हैं, न कि अपने लिए। 20वीं सदी के मध्य में देश को जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वे वैज्ञानिक थे। चान चुआन शुएसेन का जन्म 1911 में हुआ था, उसी साल जब चीन का आखिरी राजवंश गिरा था और देश एक गणराज्य बन गया था। युवा अवस्था में शुएसेन ने विज्ञान और गणित में रुचि ली और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चले गए। 1939 में उन्होंने कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान से एरोनॉटिक्स और गणित में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने कैलटेक में पढ़ाना शुरू किया और यहाँ तक कि अमेरिका के युद्ध प्रयासों में रॉकेट डिजाइन करके मदद भी की। लेकिन 1950 के दशक में जब कम्युनिस्ट विरोधी उन्माद अमेरिका में आया तो उन्हें लगा कि अब वहां रहना सुरक्षित नहीं है। शुएसेन अंततः चीन वापस चले गए, अपने साथ रॉकेट और मिसाइलों का ज्ञान भी ले गए। जब चीन ने अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया तो शुएसेन ने सलाह दी कि उन्हें सबसे पहले मिसाइलों पर ध्यान देना चाहिए। इन्हें रॉकेट्स की तरह पुनः उपयोगी होने की जरूरत नहीं थी और इन्हें बनाना भी आसान था। ये मिसाइलें चीनी वैज्ञानिकों को वह ज्ञान और अनुभव भी देंगी जिसकी जरूरत जल्द ही आने वाले और जटिल यानों को बनाने के लिए होगी। शुएसेन को चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाने लगा, जिन्होंने देश में मिसाइल और अंतरिक्ष तकनीक को आकार देने में मदद की। जब उनका 2009 में निधन हुआ तो दशकों तक उनके अधीन अध्ययन करने वाले कई लोगों ने उन्हें शोक पूर्वक याद किया। उनके जन्म के 1 साल बाद 3 चानों में से दूसरे का जन्म हुआ। चांग वई चांग ने भी अपने दूर के रिश्तेदार शुएसेन के साथ ही कैलटेक में पढ़ाई की थी। उन्होंने यांत्रिकी और अनुप्रयुक्त यांत्रिकी पर ध्यान केंद्रित किया और
1946 में चीन लौट आए। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम किया और अगली पीढ़ी के वैज्ञानिकों को पढ़ाने में मदद की, लेकिन चीन के अपने रॉकेट विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें यांत्रिकी के जनक के रूप में जाना जाने लगा। तीनों चांद में से अंतिम थे छुआन सुनचांग, जो 1913 में पैदा हुए थे। युवा अवस्था में उन्होंने परमाणु भौतिकी की पढ़ाई की और वे मैरी क्यूरी की बेटी और दामाद के शिष्य थे। वे 1948 में चीन लौटे और चीनी परमाणु योजना में एक प्रमुख सदस्य बन गए। 1956 में उन्होंने चीन की पहली 12 वर्षीय विज्ञान योजना बनाने में मदद की और न केवल चीन की परमाणु विखंडन की समझ में बल्कि पूरे वैज्ञानिक समुदाय में महत्वपूर्ण प्रगति की। सुनचांग चीन के परमाणु हथियार बनाने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और आज उन्हें चीनी परमाणु हथियार के जनक के रूप में याद किया जाता है। इन तीनों लोगों ने मिलकर चीन को दुनिया के सबसे शक्तिशाली और वैज्ञानिक रूप से उन्नत देशों में से एक बनाने में मदद की। नंबर 8, चार्ल्स लाइटोलर का जीवन इतनी किस्मत और संयोगों से भरा हुआ था कि वे तो पूरी तरह से अलग ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्मी किरदारों और फिल्मों की प्रेरणा बने। लाइटोलर एक नाविक थे जिन्होंने अप्रैल 1912 में टाइटैनिक पर सवार होने से पहले ही रोमांचक जीवन जी लिया था। वे 13 साल की उम्र से ही समुद्र में नौकायन कर रहे थे और पहले ही समुद्र में कई हादसों से बच चुके थे। 1910 में उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन ज्वाइन की और 12 साल बाद उन्हें टाइटैनिक का द्वितीय अधिकारी बना दिया गया। 14 अप्रैल 1912 की रात को जब जहाज हिमखंड से टकराया, उस समय लाइटोलर ड्यूटी पर नहीं थे। जैसे ही उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है, उन्होंने जीवन रक्षक नौकाओं को भरने और पानी में उतारने की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने कप्तान के महिलाओं और बच्चों को निकालने के निर्देशों को बहुत गंभीरता से लिया और पुरुष यात्रियों को जीवन रक्षक नौकाओं में जगह लेने की अनुमति नहीं दी। उस रात केवल एक पुरुष यात्री को लाइटोलर की नावों में से एक में सवार होने की अनुमति दी गई थी। जहाज को चलाने के लिए कोई चालक दल का सदस्य उपलब्ध नहीं था और उस यात्री ने खुद को एक अनुभवी यॉट चालक के रूप में पेश किया। हालांकि उनके कार्यों की बाद में आलोचना हुई है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि लाइटोलर ने कई लोगों की जान बचाई। जब जहाज डूब रहा था, लाइटोलर एक फोल्ड होने वाली लाइफ बोट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वे पानी में गिरे, उन्हें सतह के नीचे खींच लिया गया और वे बॉयलर रूम के वेंटिलेशन शाफ्ट की ग्रिल से दब गए। ठंडे पानी के अभी भी गर्म बॉयलरों से टकराने पर जोरदार धमाका हुआ, जिसने लाइटोलर को वापस सतह पर भेज दिया। वह एक उल्टी हुई लाइफ बोट के पास थे और किसी तरह उस पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लाइटोलर टाइटैनिक के डूबने से बचने वाले सबसे वरिष्ठ चालक दल के सदस्य थे। हालांकि यह सिर्फ एक सहयोग था कि उनका वही हश्र नहीं हुआ जो उनके साथ सेवा करने वाले कई लोगों का हुआ। कुछ ही साल बाद पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। लाइटोलर ने समुद्र में काम करना जारी रखा, शुरुआत में व्हाइट स्टार के युद्ध प्रयासों में योगदान के तहत और फिर सेना का हिस्सा बनकर। उन्होंने टारपीडो बोट्स और लॉर्ड यू बोट्स को युद्ध में कमांड करने में मदद की। फिर टाइटैनिक के डूबने के लगभग ठीक 6 साल बाद वह एक और जानी पहचानी स्थिति का सामना कर रहे थे। 1 अप्रैल 1918 को जिस जहाज पर लाइटोलर सवार थे, वह ट्रॉलर से टकरा गया। वह जहाज कुछ घंटों तक पानी पर तैरता रहा और लाइटोलर उनमें से एक थे जो आखिरी तक जहाज पर रहे, इससे पहले कि उन्होंने अधिकांश क्रू को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उनके जीवन की अंतिम बड़ी घटना कई साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में घटी। वह व्हाइट स्टार लाइन से रिटायर हो चुके थे, लेकिन समुद्र के प्रति उनका प्रेम अब भी बना हुआ था। उनके और उनकी पत्नी के पास एक नौका थी जिसे उन्होंने ठीक किया था और उसका नाम सनडाउनर रखा था। 31 मई 1940 को लाइटोलर को एडमिरल्टी द्वारा बुलाया गया, यह पूछने के लिए कि क्या एडमिरल्टी सनडाउनर को अपने नियंत्रण में ले सकती है ताकि उसे इंग्लिश चैनल पार कराया जा सके। यह अनगिनत छोटी नावों में से एक होगी जो डनकर्क जाकर वहां के सैनिकों को बचाने जाएगी। लाइटोलर ने अपनी यॉट देने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वे खुद वहां जाएंगे। 66 साल की उम्र में वे अपने बेटे रोजर, जो कि 18 साल का सी स्काउट था, के साथ रवाना हुए फंसे हुए सैनिकों को बचाने के लिए। इस यॉट ने इससे पहले कभी 21 से ज्यादा लोगों को नहीं ले जाया था, लेकिन इसने डनकर्क के समुद्र तटों से 130 लोगों को बचाने में सफलता पाई। लाइटोलर के कार्य क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म डनकर्क के एक किरदार की प्रेरणा बने। ये संयोगों की एक श्रृंखला थी जिसने लाइटोलर को सही समय पर सही या गलत जगह पर पहुंचा दिया, लेकिन उन्होंने इन सभी असाधारण अनुभवों से खुद को किसी गंभीर नुकसान के बिना बचा लिया। नंबर 7, कुछ सबसे अजीब संयोग तब आते हैं जब इतिहास में अजीब तरह से मिलती जुलती घटनाएं एक ही समय पर होती है, लेकिन पूरी तरह से अलग अलग जगहों पर। 3री शताब्दी में उस समय की दुनिया के 2 सबसे बड़े साम्राज्यों ने एक ऐसी उथल पुथल का सामना किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए बिखेर दिया और बदल दिया। यूरेशिया के पश्चिमी किनारे पर रोमन साम्राज्य था। साम्राज्य के भीतर कई पीढ़ियों से समस्याएं बढ़ती जा रही थी। किसी सम्राट की सफलता तय करने का कोई एक तरीका नहीं था। सिंहासन के प्रतिद्वंद्वी दावेदार, अगर उनमें से एक को तुरंत दूसरे पर तरजीह देकर स्वीकार न किया जाता तो पूरे साम्राज्य को जल्दी ही गृहयुद्ध में झोंक सकते थे। साम्राज्य उत्तर में गोथिक और जर्मनिक जनजातियों और पूर्व में
सासानीद फारसी साम्राज्य के दबाव में था। बीमारियों और खराब फसल के कारण खाद्य संकट पैदा हो गया और वसूले जा सकने वाले कर की मात्रा में भी कमी आ गई। सेना को वेतन देने के लिए सिक्कों की गुणवत्ता घटा दी गई थी। ये अल्पकालिक रूप से तो काम आया, लेकिन इसके नियंत्रण से बाहर होने का खतरा था। तीसरी सदी के संकट की आधिकारिक शुरुआत 235 ईस्वी में हुई, जब सम्राट सेवरस अलेक्जेंडर की अपने ही सैनिकों के हाथों मृत्यु हो गई। अगले 50 वर्षों में कम से कम 20 अलग अलग सम्राट घोषित किए गए। इनमें से अधिकांश के पास असली सत्ता नहीं थी। वे अक्सर सेना के कमांडर होते थे, जिन्होंने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों की वफादारी जीत ली थी, लेकिन वह उतनी ही आसानी से उस भरोसे को खो भी सकता था। अगर सम्राट को किसी प्रतिद्वंदी दावेदार ने नहीं हटाया, तो वह खुद को अपने ही सेना के हमले का शिकार पा सकता था, जो अब यह नहीं मानते थे कि वह इस पद के लिए सही व्यक्ति है। जैसे जैसे संकट बढ़ता गया, साम्राज्य 3 अलग अलग हिस्सों में बंट गया। उत्तर और पश्चिम में गौल, स्पेन और ब्रिटेन गैलिक साम्राज्य से अलग हो गए। लेवांत और मिस्र पल्माइरिन साम्राज्य बन गए। ये दोनों नए साम्राज्य जरूरी नहीं कि असली साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, बल्कि वे खुद को बाहरी हमलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो जर्मनिक जनजातियां हों या सासानिन। 270 ईस्वी में सम्राट ओरेलियन ने साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने गैलिक और पामाइरिन साम्राज्यों को फिर से एकजुट कर रोमन साम्राज्य में मिला लिया और ज्यादातर लड़ाइयों को रोक दिया। ओरेलियन के बाद संकट 1 और दशक तक जारी रहा, लेकिन अंततः डायोक्लेटियन ने नियंत्रण संभाला और राजनीतिक व आर्थिक सुधार लागू किए, जिन्होंने आने वाली सदियों तक रोमन साम्राज्य को जीवित रखा। यूरेशिया के दूसरे छोर पर चीन भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहा था। हाँ, राजवंश चीनी इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक था, लेकिन वह वर्षों से भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। वास्तविक शासक सिंहासन पर ज्यादा समय तक नहीं टिकते थे, लेकिन अधिकांश शक्ति खोजों के पास ही थी। उच्च करों और अकाल के कारण किसानों के बीच विद्रोह भड़क उठा। सैनिकों की वफादारी सम्राट से ज्यादा युद्ध सरदारों के प्रति थी। आखिरकार उन युद्ध सरदारों ने इस शक्ति का फायदा उठाया। हान राजवंश आधिकारिक रूप से 220 में समाप्त हो गया, जो रोमन संकट की आधिकारिक शुरुआत से सिर्फ 15 साल पहले था। चीन 3 राज्यों में बंट गया था, जो 280 तक आपस में युद्ध करते रहे, जब जिन राजवंश के सम्राट वू ने एक बार फिर चीन को एकजुट किया। इन दोनों संकटों के बीच का मेल पूरी तरह असंबंधित और संयोग मात्र था। समय रेखाएं हमें यह सोचने में मदद करती है कि इतिहास की कितनी घटनाएं वास्तव में समय से नहीं, बल्कि केवल भौगोलिक दूरी से अलग थीं। नंबर 6, 1936 में एक अमीर रईस ने इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके में एक देहाती हवेली में रहना शुरू किया। जहां तक उसके किसी भी पड़ोसी या नए दोस्तों को पता था, उसमें कुछ भी असामान्य या संदिग्ध नहीं था। लेकिन वह आदमी युद्ध शुरू होने से ठीक पहले गायब हो गया और लोगों को जल्दी ही एहसास हो गया कि उनके बीच एक जासूस था। संयोग से गली के ठीक सामने रहने वाला आदमी भी एक जासूस था, जो विपरीत पक्ष के लिए काम कर रहा था। रॉबर्ट ट्राइक लातविया में जन्मे एक बैरन थे। वे अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हुए थे और एक सभ्य और अमीर कुलीन व्यक्ति माने जाते थे। जब वे पहली बार इंग्लैंड आए, तो वे ऐसी कहानी लेकर आए थे जिससे उनके कई साथी आसानी से उनके पक्ष में हो जाते। उन्हें अक्टूबर क्रांति के दौरान अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था और उनकी संपत्ति बोल्शेविकों द्वारा जब्त कर ली गई थी। ट्राइक के पास अब भी इतना पैसा था कि वे एक अमीर कुलीन की भूमिका निभा सके। उन्होंने इंग्लैंड के केंद्र में स्थित विल्टशायर की एक भव्य संपत्ति लुचिंगटन मैनर किराए पर ली थी। इस संपत्ति को महंगे फर्नीचर और कलाकृतियों से सजाया गया था। नौकर और 5 शुद्ध नस्ल के घोड़े भी इस संपत्ति में लाए गए थे। ट्राइक के कई पड़ोसी भी अमीर थे और उन्होंने जल्दी ही स्थानीय अभिजात वर्ग से दोस्ती कर ली। उन्हें ब्यूफोर्ट हंटिंग एंड हंटिंग सोसाइटी में स्वीकार कर लिया गया, जहां सर्वोच्च शिकारी ब्यूफोर्ट के ड्यूक थे। ड्यूक बकिंगम पैलेस में घुड़सवार के पद पर भी थे। शिकार के एक और सदस्य थे स्टुअर्ट मेंजीज। मेंजीज एक अमीर परिवार से थे और उन्होंने ईटन कॉलेज में पढ़ाई की थी। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सेकंड लाइफ गार्ड्स में कप्तान के रूप में सेवा की थी और 1915 में गैस हमले के बाद उन्हें सम्मानपूर्वक सैन्य सेवा से मुक्त कर दिया गया था। मेंजीज या हंटिंग सोसाइटी के किसी भी अन्य सदस्य को यह बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन ट्राइक एक जासूस था। उन्हें जर्मन खुफिया एजेंसियों द्वारा इंग्लैंड भेजा गया था ताकि वे इंग्लैंड के उच्च समाज के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। उन्होंने वर्षों तक बातचीतें सुनने और जानकारी जर्मनी भेजने में बिताए। उनके मिशन का एक और हिस्सा था लोगों को उसी मकसद के लिए भर्ती करने की कोशिश करना। उन्होंने जर्मनी में फैल रही नफरत भरी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें उतनी सफल नहीं रही जितनी वे चाहते थे। लचिंगटन मैनर में अपनी 3 साल की प्रवास के दौरान किसी समय ट्राइक को एहसास हुआ कि खास तौर पर मेंजीज क्यों एक समस्या होंगे। लाइफ गार्ड्स छोड़ने के बाद ईटन से पढ़े हुए व्यक्ति ने MI6 में शामिल हो गया था। उस समय MI6 वह महान खुफिया एजेंसी नहीं थी जिसके लिए वह युद्ध के दौरान जानी जाने लगी। यह सरकार की एक अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली शाखा थी। इसे सेना की अन्य शाखाओं से संदेह का सामना करना पड़ता था और भले ही इसे पहले विश्व युद्ध में कुछ सफलताएं मिली थी, फिर भी यह अपेक्षाकृत कमजोर ही थी। मेंजीज
1919 में शामिल होने के बाद से ही इस संस्था में ऊपर चढ़ते जा रहे थे और जब ट्राइक ने पता लगाया कि उसका पड़ोसी असल में कौन है, तब तक मेंजीज का पद काफी ऊंचा हो चुका था। मेंजी न सिर्फ MI6 का हिस्सा थे, बल्कि वे जर्मन एजेंटों की पहचान करने में भी खासे माहिर माने जाते थे। मेंजी की नौकरी के बारे में जर्मन खुफिया एजेंसी को तब बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी जब उन्होंने ट्राइक को उनका पड़ोसी बनाकर भेजा था, जिससे ये लगता है कि दोनों जासूसों का एक दूसरे के बगल में रहना महज एक संयोग या दुर्घटना था। 1939 में लगभग उसी समय जब मेंजी को MI6 का प्रमुख बनाया गया था, जर्मन खुफिया एजेंसी ने यह तय किया कि ट्राइक को उस स्थिति से बाहर निकालना सबसे अच्छा रहेगा। उसकी पहचान उजागर होने की आशंका में उसे वापस बुला लिया गया था और ट्राइक के गायब होने के बाद ही ब्रिटिशों को एहसास हुआ कि ट्राइक के साथ कुछ गड़बड़ है और लुचिंगटन मैनर में उसकी सारी चीजें जब्त कर ली गई, लेकिन वो खुद भागने में कामयाब रहा। नंबर 5, रिचर्ड तृतीय और उसके करीबी परिवार का जीवन अजीब संयोगों से भरा हुआ है। सबसे डरावने संयोगों में से एक है 2 अशुभ घटनाएं जो ठीक 1 साल के अंतर से हुई थी। 9 अप्रैल 1483 को रिचर्ड के बड़े भाई एडवर्ड चतुर्थ का वेस्टमिंस्टर पैलेस में निधन हो गया। 12 साल पहले गुलाबों के युद्ध के दौरान वर्षों तक लड़ाई के बाद उन्हें दूसरी बार राजा घोषित किया गया था, लेकिन एडवर्ड के दूसरे शासन के ये 12 साल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहे थे। राजा के 2 बेटे और 1 बेटी थे और संभवतः उन्हें उम्मीद थी कि उनके निधन के बाद वह आसानी से ताज अपने सबसे बड़े बेटे को सौंप देंगे। वह निधन किसी की भी उम्मीद से कहीं जल्दी आ गया। वह केवल 40 साल के थे जब अचानक बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी का सही कारण क्या था, इस पर विद्वानों में उनके निधन के बाद से ही बहस होती रही है। सिद्धांतों में निमोनिया और टाइफाइड शामिल है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जो संभवतः एडवर्ड के कई प्रेम संबंधों में से किसी एक के कारण हुई हो सकती है। जो भी कारण रहा हो, जब उनका निधन हुआ तो उनके बेटे एडवर्ड को इंग्लैंड का अगला राजा घोषित किया गया। लेकिन एडवर्ड पंचम केवल 13 साल के थे और उनका कभी राज्याभिषेक नहीं हुआ। उन्हें और उनके भाई बहनों को अवैध संतान घोषित कर दिया गया और सिंहासन एडवर्ड के चाचा रिचर्ड तृतीय को मिल गया। एडवर्ड्स और उनके छोटे भाई को लंदन टावर में शाही निवास में रखा गया था, जब वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। रिचर्ड का राज्याभिषेक 6 जुलाई को उनकी पत्नी के साथ एक संयुक्त समारोह में हुआ था। समारोह में उनके बेटे, जिनका नाम भी एडवर्ड था, मौजूद नहीं थे। मिडलटन के एडवर्ड रिचर्ड के एकमात्र वैध पुत्र थे। दुर्भाग्यवश ऐतिहासिक अभिलेखों में उनके बारे में बहुत कम जानकारी है, जिसमें उनकी सही जन्म तिथि भी शामिल है, जो 1473 और 1476 के बीच थी। संभव है कि एडवर्ड बचपन में बीमार रहते थे, जिससे यह समझाया जा सकता है कि उन्हें मिडलटन के बाहर शायद ही कभी देखा गया। सितंबर 1483 में उन्हें औपचारिक रूप से वेल्स का राजकुमार बनाया गया था, लेकिन ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार उस समय वे चलने में असमर्थ थे और उन्हें पालकी में ले जाया गया था। 1484 की वसंत ऋतु में राजा और रानी ने राज्य का एक आधिकारिक दौरा किया, जिसे शाही यात्रा कहा जाता है। नौजवान राजकुमार उनके साथ नहीं था। एक स्रोत के अनुसार यह संभव था कि एडवर्ड को उत्तर में नई सत्ता के प्रतीक के रूप में पीछे छोड़ दिया गया था, लेकिन अधिक संभावित सिद्धांत यह है कि वह यात्रा करने के लिए बहुत बीमार था। फिर भी न तो राजा और न ही रानी को यह अंदाजा था कि बीमारी इतनी विनाशकारी साबित होगी। लगभग समकालीन इतिहासकारों के अनुसार एडवर्ड अपने चाचा की मृत्यु की पहली बरसी के कुछ ही दिनों के भीतर चल बसे। सटीक तारीख कभी निर्धारित नहीं की गई, लेकिन अक्सर इसे 9 अप्रैल 1484 के रूप में दर्ज किया जाता है। चाहे यह केवल अप्रैल के पहले आधे हिस्से में ही क्यों न हुआ हो, ये अजीब संयोग रिचर्ड के लिए एक बुरा शगुन जैसा लगता, खासकर जब उनकी पत्नी कुछ ही महीनों बाद चल बसी। नंबर 4, चार्लेमेन को इतिहास के सबसे महान राजाओं में से एक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने एक ऐसे साम्राज्य को एकजुट किया जो आज के फ्रांस, जर्मनी और इटली तक फैला हुआ था। लेकिन अगर एक असामान्य मृत्यु का ये संयोगपूर्ण समय न होता तो फ्रैंको के राज्य का भाग्य बहुत अलग हो सकता था। चार्लेमेन के जन्म के सिर्फ 3 साल बाद उनके पिता पेपिन द शॉर्ट का एक और बेटा हुआ, कार्लोमान। कार्लोमान सिर्फ 3 साल के थे जब पोप ने उन्हें फ्रैंक्स का राजा अभिषिक्त किया था। उनके भाई और पिता दोनों का भी उसी समारोह में अभिषेक किया गया और उन्हें वही उपाधि दी गई। पोप ने अपने जीवन भर कार्लोमान को शार्लेमेन के बराबर माना और अन्य यूरोपीय कुलीनों के साथ राजनीतिक व्यवहार में भी किसी एक को विशेष रूप से प्राथमिकता नहीं दी गई। 768 में पेपिन का निधन हो गया। फ्रैंकिश परंपराओं के अनुसार एक राजा की भूमि उसके सभी उत्तराधिकारियों के बीच बांट दी जाती थी। पेपिन के राज्य में एक स्पष्ट कारण और साफ साफ विभाजन था। उसका साम्राज्य 2 पारंपरिक क्षेत्रों न्यूस्ट्रिया और ऑस्ट्रेसिया से बना था, जो क्रमशः साम्राज्य के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हिस्सों से मिलकर बने थे। लेकिन पेपे ने राज्य को इन सीमाओं के अनुसार नहीं बांटा। इसके बजाय कार्लोमान को राज्य का भीतरी हिस्सा दिया गया,
जबकि चार्लेमैन को उन क्षेत्रों की एक श्रृंखला मिली जो उसके भाई के चारों ओर घेरा बनाती थी। कार्लोमान के क्षेत्र अधिक आसानी से सुरक्षित किए जा सकते थे, लेकिन वे क्षेत्र आर्थिक रूप से कमजोर भी थे। ये विभाजन क्यों चुना गया, ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पेपिन ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि साम्राज्य अभी भी एकजुट है, लेकिन उस पर दो अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश इस समय चार्लेमैन और कार्लोमान एक दूसरे के साथ अच्छे संबंधों में नहीं थे। कार्लोमान केवल 17 साल का था जब उसे राजा बनाया गया था, तब वो केवल 10 साल का था और चार्लेमैन केवल 21 साल का था। दोनों भाइयों के बीच कितनी दुश्मनी थी, इस पर इतिहासकारों में बहस होती रही है, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे कई मौके आए जब उनके बीच हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। एक विद्रोह को दबाने की कोशिश करते समय कार्लोमान ने मानो अपने बड़े भाई को कमजोर करने की कोशिश की थी। फिर भी चार्लेमैन सफल रहे, लेकिन छोटे राजा की हरकतों को इस बात के सबूत के तौर पर देखा गया कि दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। उत्तरी इटली में लोम्बार्ड राज्य भी था, जिसे ध्यान में रखना जरूरी था। लोम्बार्ड्स सीधे कार्लोमान की सीमा पर बैठे थे और वही उसके सबसे बड़े खतरे थे। उसकी मां ने लोम्बार्ड के राजा की बेटी और चार्लेमैन के बीच शादी तय कर दी, जिससे घेराबंदी पूरी हो गई। 771 तक ऐसा लग रहा था कि दोनों भाई युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। इतिहासकारों ने इस बात पर बहस की है कि क्या यह वास्तव में हो सकता था। वे बताते हैं कि चार्लेमैन अपने बाद के शासन में व्यावहारिक था और यह संभव है कि यह शीत युद्ध के रूप में बहुत लंबे समय तक चलता रहता, लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। कार्लोमान का निधन हो गया। सटीक कारण अज्ञात है, हालांकि यह दर्ज है कि उन्हें नाक से बहुत ज्यादा खून बहा था। हालांकि ये शायद किसी और बीमारी का लक्षण था। ऐसा नहीं माना जाता कि चार्लेमैन का अपने भाई की मृत्यु से कोई लेना देना था। यह प्राकृतिक कारणों से हुई थी, बस समय अजीब तरह से मेल खा गया। कार्लोमान के छोटे बेटे थे जो उनके उत्तराधिकारी होने चाहिए थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तब वे सिर्फ शिशु थे। कार्लोमान के दरबारियों ने उनकी विधवा के बजाय उनके भाई को चुना और चार्लेमैन को पूरे फ्रैंकिश साम्राज्य का एकमात्र राजा बना दिया गया। कार्लोमान की मृत्यु ने लोम्बार्ड्स के साथ युद्ध को भी जन्म दिया। चार्लेमैन को अब अपने भाई पर दबाव बनाए रखने के लिए उनकी जरूरत नहीं थी और कार्लोमान के निधन के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया। फ्रैंकिश राजा ने जल्दी ही लोम्बार्ड राज्य पर कब्जा कर लिया और साम्राज्य को और भी अधिक विस्तार दिया। अगर कार्लोमान थोड़े समय और जीवित रहते तो इतिहास बिल्कुल अलग हो सकता था, जिससे आने वाली सदियों तक यूरोप का चेहरा बदल जाता। नंबर 3, सिर्फ कुछ घंटों के भीतर 4 शक्तिशाली भूकंपों ने दुनिया के 3 अलग अलग देशों को हिला दिया। जैसे ही बचाव अभियान शुरू हुआ, लोग ये अनुमान लगाने लगे कि इन भूकंपों के बीच क्या संबंध हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार 4 में से केवल 2 ही किसी भी तरह से जुड़े हुए थे। झटके 24 जून 2026 को सुबह 8:10 बजे के ठीक बाद कैलिफोर्निया के रेडवुड वैली में शुरू हुए। कुछ महीनों की तीव्र कंपन के बाद भूकंप शांत हो गए और ज्यादातर लोग जिन्होंने इसे महसूस किया था वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये राज्य भूकंपों के लिए दुनिया के सबसे तैयार स्थानों में से एक है। ये भूकंप 5.6 तीव्रता का था, जो कम नहीं था, लेकिन इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पानी और बिजली की लाइनें बाधित हो गई थी और कम से कम एक घर की छत गिर गई थी। 6 लोग घायल हुए थे। 7 घंटे बाद 3500 मील से भी ज्यादा दूर एक और भी शक्तिशाली भूकंप आया। इस बार भूकंप वेनेजुएला के याकुवी क्षेत्र में आया। यह कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जिसकी तीव्रता 7.2 थी और इसका स्थान इसे और भी विनाशकारी बना रहा था। यह भूकंप वोल्केनो फॉल्ट पर क्षैतिज खिसकने की गति का परिणाम था, जो कई फॉल्ट लाइनों में से एक है जो कैरिबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के बीच की सीमाएं बनाती हैं। दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास से फिसल गई, जिससे नुकसानदायक तरंगे पूरे क्षेत्र में फैल गई। सिर्फ कुछ सेकंड बाद उसी फॉल्ट सिस्टम में एक और भूकंप आया। इस बार मुख्य सैन सेबेस्टियन फॉल्ट नुकसान का कारण बना और भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई। दोनों भूकंपों ने मिलकर पूरे देश में व्यापक तबाही मचा दी। राजधानी कराकास और ला लागुआइरा राज्य विशेष रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए। इन क्षेत्रों की इमारतें इतनी तेज झटकों को सहन करने के लिए डिजाइन नहीं की गई थीं। 80% से अधिक इमारतें ढह गई। खोज और बचाव कार्य तुरंत शुरू हो गए, लेकिन भूकंप के 1 महीने से भी अधिक समय बाद दसियों हजार लोग अब भी लापता थे। कम से कम 5500 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वेनेजुएला का दोहरा भूकंप उन 24 घंटों के भीतर अब तक की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन ये आखिरी नहीं थी। प्रशांत महासागर के एक और किनारे पर कैलेंडर की तारीख पहले ही 25 जून हो चुकी थी, लेकिन असल में वेनेजुएला भूकंप के सिर्फ 30 मिनट से भी कम समय बाद ही जापान के तट के पास एक और भूकंप आया। सुबह 7:30 बजे के ठीक बाद झटके महसूस होने लगे। भूकंप का केंद्र इवाते से पूर्वोत्तर दिशा में 22 मील दूर था, लेकिन भूकंप इतना तेज था कि इसका असर तट पर भी महसूस किया गया। सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और भूकंप में 10 लोग घायल हो गए।
कुछ पानी की पाइपें भी क्षतिग्रस्त हो गई। एक ही दिन में प्रशांत महासागर के किनारे इतने सारे तेज भूकंप आने के कारण कई लोगों ने अनुमान लगाया कि इन तीनों घटनाओं के बीच जरूर कोई संबंध है। यह संभव है कि एक भूकंप दूसरे को ट्रिगर कर दे, जैसा कि वेनेजुएला में हुआ था। लेकिन आमतौर पर ऐसा एक ही फॉल्ट सिस्टम के भीतर होता है और भूकंप एक दूसरे के अपेक्षाकृत करीब होते हैं। वेनेजुएला का भूकंप तो प्रशांत प्लेट से जुड़ा भी नहीं था, जो बाकी दो भूकंपों के लिए जिम्मेदार थी। विशेषज्ञों के अनुसार इन घटनाओं के बीच कोई संबंध नहीं था। हर दिन अनगिनत भूकंप आते हैं और यह केवल एक संयोग था कि 3 अपेक्षाकृत बड़े भूकंप आबादी वाले इलाकों के पास आए, जिससे लोगों का ध्यान गया। नंबर 2 सितंबर से 5 सितंबर 1666 के बीच एक भयानक आग ने लंदन शहर के बीचों बीच तबाही मचा दी और हजारों घरों के साथ साथ नागरिक भवन भी नष्ट हो गए। आग के बाद कई लोगों ने प्रमुख भविष्यवक्ताओं की ओर देखा और उनकी भविष्यवाणियों को उस आग से जोड़ने की कोशिश की। अधिकांश भविष्यवाणियां केवल बाद में सोचने पर ही थोड़ी समझ में आती हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी ऐसी थी जिसकी संयोगवश सटीकता डराने वाली थी। आपदा के बाद नागरिक किसी को दोषी ठहराने के लिए तलाश कर रहे थे। आग लगने से कुछ महीने पहले जॉन रैथबोन नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। रैथबोन और पूर्व सांसदों के एक समूह ने राजा को हटाने और कॉमनवेल्थ को बहाल करने की साजिश रची थी। साजिश का एक हिस्सा लंदन को आग के हवाले करना भी था। योजना संयोगवश 3 सितंबर को ही होने वाली थी। यह तारीख आंशिक रूप से इसलिए चुनी गई थी क्योंकि यह इंग्लैंड के गणतंत्रवादियों के लिए महत्वपूर्ण थी। यह ओलिवर क्रॉमवेल की गृह युद्ध के दौरान 2 जीतों की वर्षगांठ थी, लेकिन उन्होंने इसे इसलिए भी चुना था क्योंकि ये एक राशिफल के साथ मेल खाता था। 14 साल पहले विलियम लिली ने मोनार्की और नो मोनार्की इन इंग्लैंड लिखा था। ये इंग्लैंड के लिए भविष्यवाणियों की एक श्रृंखला थी जो चित्रलिपि के रूप में लिखी गई थी। उन्होंने इन्हें अपने देखे गए सपनों पर आधारित किया था और कहा था कि ये भविष्य में बहुत दूर तक देख सकते हैं। चित्रों में बने प्रतीकों को ज्योतिषीय ज्ञान रखने वाले लोग समझ सकते थे, जिससे पता चलता था कि ये ज्योतिषीय कुंडलियां हैं। इन चित्रों में से 2 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। एक चित्र में एक नदी के किनारे जलता हुआ शहर दिखाया गया था। दूसरे चित्र में जुड़वा आकृतियां उल्टी दिखाई गई थी और वे आग की लपटों के ऊपर लटकी हुई थी। जुड़वा आकृतियां मिथुन राशि का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसे कथित तौर पर लंदन की राशि माना जाता था। उल्टा होना इस बात का संकेत था कि चित्र को उसी तरह से रखा जाना चाहिए था। ज्योतिषियों के अनुसार चित्र में मौजूद मुख्य विवरणों से पता चलता था कि एक कुंडली 1666 के शुरुआती सितंबर के साथ मेल खाती थी। दूसरे चित्र ने कोई तारीख नहीं दी थी, लेकिन शहर और लंदन के बीच समानताएं देखना आसान था। जब संसद आग के संभावित कारणों की तलाश कर रही थी तो उन्होंने विलियम लिली की ओर रुख किया। लिली पहले से ही एक ज्योतिषी के रूप में प्रसिद्ध थे। वह युद्ध के दौरान संसद समर्थक पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने दोनों पक्षों के लिए भविष्यवाणियां की थी। वह इंग्लैंड के सबसे प्रमुख ज्योतिषी थे और उनका चित्र राजा के बाद सबसे अधिक प्रसारित हुआ था क्योंकि ये उनकी पुस्तकों में छपा था। लिली एक विशेष समिति के सामने पेश हुए जिसे आग के कारण का पता लगाने के लिए बनाया गया था। जब उनसे उनकी भविष्यवाणियों के बारे में पूछा गया तो लिली ने यह नहीं नकारा कि लंदन को उन दोनों में से किसी भी चित्र में दर्शाया गया था, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वे इतनी सटीक नहीं थी कि किसी एक तारीख से जोड़ी जा सके। उन्होंने खुद के किसी भी संलिप्तता से भी इनकार किया। अपनी प्रतिष्ठा सुधारने के लिए उन्हें इस विशेष भविष्यवाणी को जबरन सच साबित करने की जरूरत नहीं थी। लिली की व्याख्या स्वीकार कर ली गई और उन्हें मुक्त छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि अगर लिली की चित्रों में कोई तारीख भी दी गई हो तो भी भविष्यवाणी के सच होने का कारण केवल एक संयोग ही होता, जैसे कि लंदन की महाआग के बारे में अन्य भविष्यवाणियों के साथ हुआ था। नंबर 1, 12 जून 2025 को गुजरात भारत में एक भयानक विमान दुर्घटना हुई। 260 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें विमान में सवार लगभग सभी लोग शामिल थे। एकमात्र जीवित बचने वाला व्यक्ति वह था जो मलबे से बाहर निकलने में सफल रहा। उसके जीवित बचने की खबर ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी, जिससे एक थाई गायक ने उड़ान और उसके साथ दशकों पहले घटी एक घटना के बीच एक अजीब संयोग की ओर इशारा किया। एयर इंडिया फ्लाइट 171 को भारत के गुजरात में अमृतसर हवाई अड्डे से यूके के लंदन गैटविक तक उड़ान भरनी थी। विमान ने दोपहर 1:40 बजे के ठीक बाद स्थानीय समयानुसार उड़ान भरी ताकि 242 चालक दल के सदस्यों के साथ नियमित यात्रा शुरू की जा सके। पायलट अनुभवी था और उड़ान भरने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे उन्हें किसी चिंता का संकेत मिले, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी और रनवे से सिर्फ 1 मील दूर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल भवन से टकरा गया। टक्कर के कुछ ही पलों बाद फैला हुआ ईंधन जल उठा और मलबा आग की लपटों में घिर गया। 242 लोगों में से जो विमान में सवार थे, केवल एक व्यक्ति ही बच निकलने में सफल रहा। विश्वास कुमार रमेश एक 40 वर्षीय ब्रिटिश व्यक्ति थे जो अपने भाई के साथ इंग्लैंड लौट रहे थे। वह 11A सीट पर बैठे थे, जो विमान के पंखों के ठीक सामने आपातकालीन निकास पंक्ति की एक सीट थी। वह शुरुआती टक्कर में बच गए और फिर उन्होंने विमान के धड़ में एक खुला हिस्सा देखा। दुर्घटना के समय वह यह नहीं समझ पाए कि विमान की दीवार टूटी थी या आपातकालीन निकास दुर्घटना में खुल गया था। उन्होंने उस छेद से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई
और आग फैलने से पहले मलबे से दूर जाते हुए उनका वीडियो भी बनाया गया। रमेश की चमत्कारी जीवित बचने की कहानी दुनिया भर के अखबारों की सुर्खियों में छा गई। रमेश के लिए उनकी चमत्कारी जीवित बचने की कहानी से भी आगे बहुत कुछ था। उन्होंने इस हादसे में अपने भाई को खो दिया और फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD से जूझने लगे। उनकी सीट का नंबर अक्सर समाचार रिपोर्टों में दिखाई देती थी और इसने जेम्स लॉयड चुसाक, एक थाई गायक और अभिनेता, का ध्यान आकर्षित किया। 1998 में लॉयड चुसाक उन 146 लोगों में से एक थे जो थाई एयरवेज इंटरनेशनल फ्लाइट 261 में सवार थे जब यह विमान सराट थानी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इन दोनों दुर्घटनाओं के बीच ज्यादा समानताएं नहीं है। हाल की आपदा टेक ऑफ के दौरान हुई थी जबकि पहले वाली दुर्घटना लैंडिंग के दौरान हुई थी। इन दोनों दुर्घटनाओं का कारण एक जैसा नहीं लगता। हालांकि 2025 की आपदा की जांच अभी भी जारी है। विमान भी एक ही प्रकार के नहीं थे, लेकिन एक अजीब समानता थी। लॉयड चुसेक उन केवल 45 लोगों में से एक थे जो थाई एयरवेज दुर्घटना में बच पाए और वे सीट 11A पर बैठे थे। गायक ने अपनी कहानी सोशल मीडिया पर साझा की। उनके पास अपना टिकट या बोर्डिंग पास नहीं था, इसलिए वे इसे साबित नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने एक सीटिंग चार्ट साझा किया जिसमें विमान में उनकी स्थिति दिखाई गई थी और उन्होंने कहा कि इस कहानी ने उन्हें सिहरन दे दी। एयर क्रैश विशेषज्ञों ने बताया कि विमान में सबसे सुरक्षित सीट निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि हर दुर्घटना अलग होती है। यहाँ तक कि अगर रमेश की दरवाजे के पास की स्थिति ने उन्हें बाहर निकलने में मदद की भी तो भी इससे जरूरी नहीं कि वे शुरुआती टक्कर में बच पाए हों। सीट 11A थाई फ्लाइट में भी एक अलग जगह पर थी, जिससे यह साबित होता है कि इन दोनों भाग्यशाली सीटों को एक ही नंबर मिलना वास्तव में सिर्फ एक संयोग था। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा नाम टाई नॉट्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।